नमस्कार मित्रों, चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैं लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात कर रहा हूं। 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारियों की बात कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की चर्चा तो है ही। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया की बात भी करूंगा और बात मैं करूंगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में जो रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस में कि उस पूरे मामले में जो खिलाड़ियों ने जो आरोप लगाए थे उसमें दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट सबमिट कर दिया है और कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इस पूरे मामले में अब अदालती कार्रवाई शुरू की जाए। उसको लेकर चर्चाएं बहुत हो रही हैं। कांग्रेस ने आज तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज एक बहुत ही गर्मागर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस की ओर से बीजेपी के बड़े नेताओं पर, नरेंद्र मोदी पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन आरोपों को भी आपको सुनवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल चुनाव में जो रिगिंग चल रही है, पंचायत चुनाव में जिस तरह से धांधली चल रही है, सिर्फ उसकी चर्चा थी और ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर न कोई सवाल पूछा गया, न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अभी तक कोई इसको लेकर जवाब दिया है। इस पूरी राजनीति को समझेंगे इस वीडियो में और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस ने किस तरह से महाराष्ट्र में अपनी चुनावी तैयारी शुरू की है, शिवसेना और एनसीपी के साथ उसके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। आज 4 घंटे की बैठक के बाद मीडिया के सामने आए कांग्रेस नेता ने क्या कहा है वो भी आपको मैं सुनवाऊंगा और बताऊंगा कि महाराष्ट्र में चुनावों को लेकर किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ने जा रही है। लेकिन सबसे पहले खबर मैं आपको सुनवाना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से रिएक्ट किया है। लोकतंत्र किस प्रकार दम तोड़ रहा है बंगाल में, यह आपके सामने पेश है, संख्यावत पेश है। बंधुगण, केवल हत्याएं नहीं, आप अगर अखबार पढ़ेंगे तो जिन शब्दों का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है बंगाल के पंचायत के चुनावों को लेकर, वो शब्द है फायरिंग, गोलीबारी, बॉम्बिंग, बमबारी, बोगस वोटिंग, रिगिंग, मतपेटियों का जलाना, मतपेटियों को फेंकना। कोई तालाब में फेंक रहा है मतपेटियों को, तो कोई वोट रिगिंग करके किस प्रकार से जीता जा सकता है। टीएमसी उस प्रयत्न में, उस यत्न में लगी है। जिस डेमोक्रेसी में, जिस लोकतंत्र में फायरिंग, बॉम्बिंग, हत्या, रिगिंग ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, उस लोकतंत्र का क्या वजूद है, आप जरा सोच के देखिए। बंधुगण, आप सभी जानते हैं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमने लगभग 6000 पोलिंग बूथों पे रीपोलिंग का डिमांड किया। इस कदर एक बायसनेस के साथ ये पोलिंग हुई है। आप सबने सुना था सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद किया था राज्य सरकार को कि आप सही तरीके से तटस्थ होकर केंद्रीय बल के साथ, सेंट्रल फोर्सेस के साथ चुनाव कराइए। सेंट्रल फोर्सेस तो गई, मगर डिप्लॉयमेंट जो सेंट्रल फोर्सेस के हुए, उनका ठीक तरह से डिप्लॉयमेंट राज्य की सरकार ने नहीं किया। जो सेंसिटिव बूथ होती है उनकी संख्या छुपाई गई, सेंसिटिव बूथ का डाटा दिया नहीं गया। सेंट्रल फोर्सेस के होने के बावजूद 45 लोगों की हत्या, यह दिखाता है कि राज्य सरकार किस प्रकार से एक प्रायोजित रूप से इन हत्याओं को अंजाम दे रही है। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। ये जितने लोग मारे गए हैं, यह प्रायोजित है। दिस इज नॉट एक्सीडेंटल, दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। संबित पात्रा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल में चुनाव से इतर भी सवाल पूछे गए, लेकिन किसी भी पत्रकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में जो रिपोर्ट छपी है इंडियन एक्सप्रेस में, और एक तरह से मान लिया गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह सवालों से घिर गए हैं, उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं और अदालत में अब इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी, कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी कि किस तरह से इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं पुलिस वालों ने 108 लोगों से बातचीत के आधार पर जिस तरह के यौन उत्पीड़न, पीछा करने और डराने धमकाने के जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को किस तरह से अदालत में साबित किया जा सकेगा।
इस पर किसी भी पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर किस तरह से अपनी बात रखी है वो अब आप खुद सुन लीजिए। आज आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 6 खिलाड़ियों और 9 अन्य लोगों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट में भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का, स्टॉकिंग मतलब पीछा करने का, इंटिमिडेशन मतलब धमकाने और डराने का गंभीर आरोप तो लगाया ही है, साथ ही मुकदमा चलाने और दंडित करने की आवश्यक कार्रवाई कराने का कोर्ट से आह्वान किया। आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताना जरूरी है कि बृजभूषण सिंह भाजपा सांसद पर धारा 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की लज्जा और शीलता को भंग करना, 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना जैसी धाराएं लगाई गई। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बृजभूषण सिंह को कोर्ट बुलाकर ट्रायल शुरू करने और विटनेसेस जो इसमें मेंशन्ड है उनको बुलाकर मुकदमा शुरू करने की पैरवी की है। इस चार्जशीट के अनुसार 108 लोगों से बात की पुलिस ने, जिसमें से 15 लोग, जिसमें रेसलर्स हैं, रेफरी हैं, कोचेस हैं, ने गवाही दी और उसमें यौन उत्पीड़न, डराने धमकाने जैसे संगीन आरोप लगाए। लेकिन विडंबना सबसे बड़ी यह है कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट उन्हीं लोगों के बयानों, उन्हीं लोगों की गवाही पे आधारित है जिन्होंने एग्जैक्टली ये सेम आरोप, एग्जैक्टली ये सेम गवाही सरकार द्वारा गठित ओवरसाइट कमेटी के सामने भी लगाई थी। आपकी याद ताजा करने के लिए बता दूं कि जनवरी 2023 में सरकार ने एक 6 सदस्यीय ओवरसाइट कमेटी गठित करी थी, जिसकी अध्यक्षता उत्कृष्ट मुक्केबाज श्रीमती मैरी कॉम ने करी थी। उन्होंने फरवरी के दौरान इन खिलाड़ियों की और अन्य लोगों की बात सुनी, जिस बातचीत के दौरान ये गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन अप्रैल 2023 में जब इस ओवरसाइट कमेटी ने स्पोर्ट्स मंत्रालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, रिपोर्ट पेश करी, सबमिट करी, तो उसमें उन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ उठे आरोपों पर मानो आंख मूंद ली, एक आपत्ति नहीं जताई और पुलिस कार्रवाई तक की कोई मांग नहीं की। और जैसा कि सर्वविदित है, कोई कार्रवाई ना होने पर, ओवरसाइट समिति से पूरी तरह से विश्वास हिल जाने पर खिलाड़ी साक्षी मलिक, दिनेश फोगट, संगीता फोगट, बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ी वापस जंतर मंतर पर आकर मजबूर हुए कि वो फिर से प्रदर्शन करें अपनी जायज मांगों को लेकर। और उस दौरान उनको गालियां दी गई, उनके साथ हाथापाई की गई, उनको सड़कों पे घसीटा गया, उनके सीनों को रौंदा गया। और यहां तक कि जब उन्होंने थक हार कर अपने मेडल गंगा में बहाने की बात करी, तो इस सरकार ने अपील नहीं करी कि ऐसा ना किया जाए। पर क्या अब चार्जशीट में संगीन आरोप आने के बाद, साक्ष्यों के आधार पर बनी इस चार्जशीट के बाद भी सरकार मौन रहेगी? क्या अभी भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे? क्या अभी भी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी अपना मुंह तभी खोलेंगी जब राहुल गांधी के खिलाफ विश्व गन्ना रहेगा? क्या खेल मंत्री अनुराग गोली मारो ठाकुर तभी नारे लगाएंगे जब दिल्ली में दंगे कराए जाएंगे? इस चार्जशीट पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या अभी भी संरक्षण बृजभूषण शरण सिंह को दिया जाता रहेगा? क्योंकि असलियत यह है कि अगर जरा सा भी नैतिकता, रत्ती भर नैतिकता इस सरकार में, इस देश के प्रधानमंत्री में, इस देश के गृह मंत्री में, भाजपा के अध्यक्ष में होती, तो संरक्षण बेटियों को मिलता, बेटियों के खिलाफ अपराध करने वाले आरोपी को नहीं। लेकिन यह देश भी देख रहा है, और यह देश देख रहा है कि कैसे लगातार, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार भारतीय जनता पार्टी नेताओं, सरकार और प्रधानमंत्री का संरक्षण आरोपी को मिलता है इस देश की बेटियों के विरुद्ध। तो इस मंच से हमारे प्रधानमंत्री से बहुत ही चंद कुछ सवाल हैं। हमारा पहला सवाल तो वही है जो ये सवाल पूरा देश सोच रहा है। महिला खिलाड़ियों के खिलाफ यौन शोषण के मामले पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है?
उन बेटियों के मामले पर जिनको उन्होंने अपने घर की बेटी कहा, उन खिलाड़ियों के मामले पर जिनके साथ उन्होंने फोटो खिंचवाने में मिनट भर भी देरी नहीं करी, प्रधानमंत्री इस पर मौन क्यों है? प्रधानमंत्री अपने चहेते सांसद ब्रजभूषण सिंह को पार्टी से कब निकाल फेंकेंगे, ये सवाल आज देश पूछ रहा है। आज देश पूछ रहा है कि भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? सुप्रिया श्रीनेत्र ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, बल्कि खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को भी घेरने की कोशिश की और भारतीय नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर खूब बरसी। और अब मैं रुख करता हूं महाराष्ट्र की खबर की ओर। महाराष्ट्र में आज कांग्रेस ने 4 घंटे तक बैठक की। सीनियर लीडर्स के बीच बैठक के बाद मीडिया के सामने आकर जो बताया गया उसके मुताबिक इस 4 घंटे की बैठक में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और किस तरह से आने वाले समय में कांग्रेस अपने इस चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएगी उसके बारे में विशेष जानकारी दी गई है। कांग्रेस ने कहा है कि इस बैठक में 3 प्रमुख फैसले किए गए हैं। पहला फैसला यह है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी की कमान संभालेंगे। उसमें जो भी कमियां रह गई हैं, वहां पर जो भी जिस तरह के सवाल हैं, उन सवालों को लेकर वो आगे काम करेंगे ताकि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित की जा सके और कांग्रेस के सहयोगी दलों की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। कांग्रेस ने साफ किया है कि इस वक्त उनके साथ जिन दलों का गठबंधन है वो 2024 के चुनाव में जारी रहेगा, यानी शिवसेना के साथ और एनसीपी के साथ, यानी एनसीपी शरद पवार वाला जो गुट है उसके साथ उनका गठबंधन जारी रहेगा और इन सब के साथ मिल बैठकर ही सीटों का बंटवारा तय होगा। लेकिन कांग्रेस अपने हिसाब से सभी सीटों पर, सभी 48 सीटों पर तैयारी कर रही है और सभी 48 सीटों पर तैयारी करने का मतलब ये है कि कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अगर वो सीट उनके पाले में आती है तो वो उसको जीतने की कोशिश करेंगे और अगर वो गठबंधन के सहयोगी दलों के पाले में आती है तो वहाँ पर वो अपने सहयोगी दलों की जीत को सुनिश्चित करने का काम करेंगे। कांग्रेस के नेता ने क्या कहा है ये आप सुन लीजिए। आने वाले कल में जब भी चुनाव महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर ही आएंगी, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में हैं और आज उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसके रिजल्ट आप देखोगे। नाना पटोले जी, आप राहुल गांधी से पहले मिलते रहे और बाहर निकल के आप हमेशा ये कहते रहे कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, अगर खड़ा होना है महाराष्ट्र में तो जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आप गठबंधन की बात करेंगे या आपकी तैयारी अकेले लड़ने की भी है? देखो, हम पूरे 48 जगह पे हम लोगों का काम शुरू हो चुका है, लेकिन जब भी कोई अलायंस होगा तो हमारे साथी जो दल होंगे उसको हमारे पार्टी की ताकत मिलेगी। महाराष्ट्र ऐसा एक स्टेट है कि उसमें शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को मजबूती से लोगों के दिलो दिमाग में है और कांग्रेस को मानने वाला बड़ा वर्ग महाराष्ट्र में जो भी हमारा साथी रहेगा उसका फायदा होगा। 4 घंटे की इस बैठक में प्रमुख रूप से इस बात पर चर्चा भी हुई कि कैसे वहाँ पर लोगों को जगाया जाए, कैसे वहाँ महाराष्ट्र में जो सवाल हैं, चूँकि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो कन्याकुमारी से, तो वह महाराष्ट्र में भी पहुंची थी और राहुल गांधी का कहना यह है कि महाराष्ट्र में उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो उसको देखते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर्स 1 और सितंबर से पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें स्टेट लेवल के लीडर्स लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और मोदी सरकार की, जो केंद्र की मोदी सरकार है, उसका जो रवैया है, राज्यों में जिस तरह से सत्ता का हरण हो रहा है, राज्यों में जिस तरह से सरकारें गिराई जा रही हैं, ये सवाल वो प्रमुखता से लोगों के बीच में लेकर जाना चाहते हैं। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर में बस यात्रा के जरिए चुनावी अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। यह भी आज की मीटिंग में एक बड़ा फैसला है, यानी कांग्रेस अपने दम पर, अपने सहयोगियों के दम पर महाराष्ट्र में अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि महाराष्ट्र में अम्बेडकर वाली विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ेंगे और दलितों के चिंतन पर, दलितों के सवाल पर वो इस चुनाव में अपने आप को मजबूती से इसको आगे बढ़े। इसके अलावा बीजेपी जो सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता का जो चक्र चल रहा है उसको लेकर भी जनता के बीच में जाएंगे।
किसानों की आत्महत्या का सवाल भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस ने अपनी नीति इसलिए भी साफ कर दी है क्योंकि वहां पहले से ही एक गठबंधन था और उस गठबंधन को वो ताकत के साथ और मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरे राज्यों में अभी कांग्रेस को और तय करना है, क्योंकि कर्नाटक में विपक्षी दलों की बैठक होनी है और उस बैठक के बाद ही बाकी राज्यों को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है ये सामने आएगा। और इसीलिए अभी बाकी राज्यों में कांग्रेस का क्या होगा, किन दलों के साथ उनका तालमेल होगा, किन नए दलों के साथ वो जुड़ेंगे, ये इसको लेकर अभी बहुत सारे सवाल हैं। तो निश्चित रूप से उन सवालों पर हमारी नज़र बनी हुई है और उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसको जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।